कॉस्ट शीट, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। पहले तो इसके बारे में हम लोग समझ लें कॉस्ट शीट होता क्या है और क्यों बनाते हैं, इसका रीजन क्या है। कॉस्ट शीट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कोई भी हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट एज पर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अनुसार प्रोडक्ट कॉस्ट जानना, नॉट एज पर कस्टमर। कस्टमर के हिसाब से वो होता है सेल प्राइस। मतलब जो प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीदते हो, जिस दाम में खरीदते हो, दुकानदार के लिए वो सेल प्राइस है, आपके लिए वो परचेज प्राइस है। बट दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट कहां से आया हो, किसी कंपनी से। कंपनी ने उसको क्या किया होगा, बनाया होगा। तो उसको बनाने का जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है कंपनी में, वो कॉस्ट इनकर्ड क्या क्या हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को ये चैप्टर सीखना पड़ेगा, कॉस्ट शीट। तो ये कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट का मतलब क्या होगा, ये हम लोग को अलग अलग वर्ड मीनिंग है कॉस्ट के बारे में। दैट मीन्स जैसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल। बार बार ये कॉस्ट वर्ड तो आएगा, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें, ये भी हम लोग को जानना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा कि कॉस्ट शीट मीन्स टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोगों को एक स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा। और वो स्टेटमेंट क्या है, वो आप लोग के बुक में भी है और यहाँ पर भी लिखा है। वो है ये कॉस्ट शीट। ये है फॉर्मेट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। पहले ध्यान से इसको पहले समझें। आप लोग के नोटबुक में भी है, इसके कॉपी में नोट डाउन करना जरूरी नहीं है, बट मीनिंग आप जरूर समझें। अगर आप देखोगे तो इसमें हमने डिवीजन कर दिया, पार्ट डिवीजन, पार्ट पार्ट करके। जैसे पहला पार्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, आपको देखिएगा स्क्रीन पर आ रहा है प्राइम कॉस्ट, सबसे नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है प्राइम कॉस्ट, दिखा, ये देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट होता क्या है, क्या इसका मतलब, मीनिंग क्या है। प्राइम मतलब सबसे पहला, कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहला कॉस्ट जो इनकर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। पहला कॉस्ट क्या होता है, तो पहला कॉस्ट में सबसे दो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने पिछले बार भी बताया था, मटेरियल कॉस्ट एंड वेजेस कॉस्ट। ये दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बुक्स चाहिए, आपके लिए वो मटेरियल है, और पढ़ने के लिए दिमाग और समय चाहिए जो कि आपका एफिशिएंसी, एनर्जी, जिसको हम लोग वेजेस बोल सकते हैं, वर्कर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो प्राइम कॉस्ट नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा था ओवरहेड वर्ड बताया था, जो कि इनडायरेक्ट होता है। आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, लेकिन उस पर जो ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड होगा वो इनडायरेक्टली होगा। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, बुक्स आपके पास है, आप पढ़ाई कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, लेकिन इसके अलावा लाइट, फैंस, ये सब जो चल रहे हैं, जो इसका कॉस्ट इनकर्ड होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड कॉस्ट। और नाम भी बहुत सोच के रखा गया, ओवरहेड मतलब आपके ऊपर, हेड के ऊपर में ओवर में तो खर्चा हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम समझ सकते हो ओवरहेड कॉस्ट। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करना सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए आपके पास चार्ट यहाँ पर दिया है, उस चार्ट को पहले समझिए। क्या सबसे पहले फर्स्ट दिया यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है ये ओपनिंग स्टॉक, नाम तो सुना होगा आप लोग, फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे,
उसमें भी एक वर्ड आता है ओपनिंग स्टॉक, बट यहां पर दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल आपके पास पहले से आपके स्टोर में पड़ा हुआ है। कभी आप लोग किसी फैक्ट्री में गए हो, कोई प्रोडक्ट बनते हुए देखे हो? कभी कोई गया है? कुछ आइडिया है बेसिकली? कोई इंडस्ट्रीज में गए हो? नहीं गए हो? एक बार किसी भी फैक्ट्री नियर बाई में, आपके लोकेलिटी में कोई भी छोटा बड़ा फैक्ट्री रहे, आप एक बार घूम के आइए फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होता है और बनाना पड़ता है, वो डिपार्टमेंट मस्ट है, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट आपके उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को सपोर्ट करता है। जैसे एक डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या मतलब होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का? जो प्रोडक्ट बनाने का डिपार्टमेंट होता है, जहां पर मशीन्स लगे हुए हैं, उस मशीन में रॉ मटेरियल को आप पुट करते हो, फिनिश प्रोडक्ट निकल जाता है। अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये टॉयज बनाने वाले इंडस्ट्रीज होता है। टॉयज, प्लास्टिक का खिलौना आपको मिलता है ना, आप ऑन रोड फुटपाथ पर जाते हो, कई बार देखते हो खिलौना मिलता है छोटा छोटा, 2-2 रुपया में, 3-3 रुपया में, 1 रुपये में भी मिलता है। ठीक है, अब तो आप लोग बड़े हो गए, ध्यान नहीं देते होगे, छोटे थे तब ध्यान देते थे तो वहां खिलौना मिल रहा है तो आप लोग जिद करते थे कि भाई हमको खिलौना चाहिए। ठीक है, और नहीं मिलने पर वहीं पर ही सो जाओ, हम तो लेके ही जाएंगे। बचपन में ऐसा होता है, आप लोग को याद नहीं होगा शायद, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है, जिद तो करिए, हर एक बच्चा करता है। तो वो खिलौना बनाने का मशीन जो है, बहुत छोटा सा मशीन, इतना बड़ा ही होगा, टेबल जितना, और उसका रॉ मटेरियल आप सिर्फ मशीन में डाल दो, ऑटोमेटिकली वो आउटपुट जो देगा वो आपका टॉयज बना के दे देगा। मतलब उसके अंदर वो ऐसा एक डिजाइनिंग जो बोलते हैं डाइस होता है, वो डाइस के अंदर जब रॉ मटेरियल जाता है तो वो सेटिंग करके ही वो खिलौना बाहर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मशीन बना रहा है आपका प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन, एक डिपार्टमेंट होता है स्टोर। स्टोर डिपार्टमेंट मतलब जहां पर आप अपना रॉ मटेरियल को रखते हो, जितना जरूरत है उससे कुछ ज्यादा रखते हो ताकि आपका प्रोडक्शन कभी भी बंद ना हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी रॉ मटेरियल का जरूरत पड़े वो स्टोर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे, स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल सप्लाई करे। और स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल आएगा कहां से? तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल आएगा सप्लायर से। सप्लायर मतलब आउटसाइड दुकानदार जो होते हैं, जहां से हम अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। वेयर हाउस, ये भी आपने देखा होगा, हर फैक्ट्री के अंदर एक वेयर हाउस होता है जहां पर फिनिश प्रोडक्ट को रखा जाता है। मतलब डायरेक्टली आप प्रोडक्शन किए और तुरंत मार्केट में भेज दिए, ऐसा नहीं होता है। आप फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको आप वेयर हाउस में रखते हो और वेयर हाउस से फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोडाउन वगैरह रखते हैं ना, वेयर हाउस गोडाउन, जहां पर हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को रखेंगे। दैट मीन्स ये भी एक डिपार्टमेंट है। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हमारे फैक्ट्री में होते हैं और इन सभी डिपार्टमेंट का सेपरेट एक्सपेंडिचर इनकम होता है। वेयर हाउसिंग का काम क्या है? फिनिश प्रोडक्ट प्रोडक्शन से आया, वेयर हाउस में रख दिया। वेयर हाउस में स्टाफ होते हैं जो लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं कि कितना प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट आया है और कितना प्रोडक्ट मार्केट में चला गया है, कितना स्टॉक हमारे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो वहां पर भी तो एक्सपेंडिचर इनकम होता है। स्टोर डिपार्टमेंट, कितना मटेरियल उसने सप्लायर से खरीदा, कितना उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, कितना उसके पास बचा हुआ है, उसका भी तो एक स्टाफ होगा, मैनेजर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज मैनेजर। स्टोर में परचेज मैनेजर होता है, वो मटेरियल मार्केट से खरीदता है कम से कम दाम में, ज्यादा क्वांटिटी में, जितना रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो खरीदने का काम उसका है, परचेज डिपार्टमेंट। और एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, मार्केटिंग बेचता है, जिसको हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे डिपार्टमेंट एक फैक्ट्री के अंदर होता है और उन सभी पर
कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर्ड होते हैं, उन सभी कॉस्ट को जोड़ के ही हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। लेकिन उसमें से फर्स्ट पार्ट आपको हम समझा रहे हैं, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक। मींस स्टोर डिपार्टमेंट में पिछला प्रोडक्शन का कुछ रॉ मटेरियल बचा हुआ है जो यूज नहीं हुआ। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इस बार हमने और कितना रॉ मटेरियल खरीदा है प्रोडक्शन करने के लिए। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन मटेरियल, जो मटेरियल हमने मार्केट से खरीदा है उसको खरीदने के वक्त जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है। जैसे मान लीजिए रिशा में, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर गोडाउन है, आप यहाँ पर स्टोर करते हो रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल मंगवाते हो कोलकाता से, तो लाने का खर्चा लगेगा ना ट्रांसपोर्ट का, दैट इज एक्सपेंसेस चार्ज ऑन मटेरियल। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इस बार हम प्रोडक्शन में यूज नहीं किए, जो बच गया, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर से जो प्रोडक्ट हमने खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, अगर हमको लगा कि वो रॉ मटेरियल सफिशिएंट या एप्रोप्रिएट नहीं है तो वो रॉ मटेरियल हम सप्लायर को क्या करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो, ब्रैकेट किया मतलब माइनस, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, माइनस, क्योंकि जो मटेरियल हम यूज नहीं करते हैं अपने प्रोडक्शन में उसको हम रॉ मटेरियल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, कई बार ऐसा भी तो होता है कि जब हम लोग कोई रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें से कुछ रॉ मटेरियल जो है नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ये आप लोग ने पहले पढ़ा है कोई ना कोई चैप्टर में, आर्टिफिशियल लॉस बोलते हैं उसको, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लॉस होता है। तो वैसे ही अब मान लीजिए कि ग्लास, कांच, ग्लास बनाने वाली कंपनी है, अब उसके लिए उसका रॉ मटेरियल बनाया, फिनिश प्रोडक्ट निकला, ग्लास निकल के आया, अब जो वर्कर है उस ग्लास को ले जा रहा है, रास्ते में टूट गया, तो लॉस तो होता ही है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जितना प्रोडक्शन होगा उसमें से कुछ ग्लासेस जो है मेरा ब्रेक हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, तो वो मेरा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का मतलब जो वर्कर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। और एक वेजेस होता है इनडायरेक्ट वेजेस, तो आप बोलोगे वो इनडायरेक्ट वेजेस होता क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस होता क्या है, तो आप क्या बता सकते हो, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में क्या अंतर है, क्या आप जानते हो डायरेक्ट वेजेस क्या है और इनडायरेक्ट वेजेस क्या है, कुछ आइडिया है, नहीं है, नहीं है। चलिए अगर हम ये बोले कि आप जो कोर्स कर रहे हो उस कोर्स के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया अपने से लिख के, तो हम बोल सकते हैं आपके लिए वो डायरेक्ट वेजेस है, जो आपने डायरेक्ट खुद वर्क किया। अगर वही प्रोजेक्ट आप किसी को दिए हो, 100 रुपया दिए, बोला ले लो मेरा लिख के दे दो, वो इनडायरेक्ट। या ऐसे बोल ले, केक, मुंह में पानी आ रहा है, केक बनाता है, जैसे बहुत सारे केक शॉप है, केक बनाते हैं, केक बनाते वक्त जो मटेरियल हम केक में यूज करते हैं दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल, और उसको जो बना रहा है वो है डायरेक्ट वेजेस। जो बनाने वाला को वेजेस मिलता है उसको डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, लेकिन उस केक के ऊपर जो डेकोरेशन करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, उससे क्या टेस्ट में कुछ फर्क पड़ता है, तो सिर्फ ऊपर का डेकोरेशन है ना। और उस केक को बनने के बाद जो वर्कर्स लेके जा रहा है दुकान में या सर्व कर रहा है या कहीं पर सप्लाई कर रहा है, तो उसको जो वेजेस देते हैं वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट वेजेस मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट वेजेस मतलब जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो आपको दो तरह का वेजेस, दो तरह का मटेरियल ये मिलेगा यहाँ पर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेकिन प्राइम कॉस्ट में हम लोग हमेशा कौन सा वेजेस लेंगे, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि प्राइम कॉस्ट मतलब पहला कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो प्रोडक्शन के समय में जो खर्चा लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सभी को एडलेस करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड expenses charge on purchase of material, less closing stock of material, less return of material, less abnormal loss of material, add direct wages, add direct expenses। और इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारा बन जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, चलिए कॉपी निकाल लीजिए। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोग उसको कॉपी में बना के बताइए प्राइम कॉस्ट कितना आएगा। आपको बताना है प्राइम कॉस्ट। अच्छा ठीक है, करते हैं क्लास में ओपन करते हैं। ठीक है ठीक है, क्लास में पापा का फोन नहीं है, मैं पापा से बात करूँ 5:30 का बोला। ठीक है, हो गया? हो गया? कितना है आंसर? 2,20,000। $6,70,000।
कितना है बोलिए? 670। सबका वही है। क्या आप लोग इसमें बता सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम? क्या आप ये फाइंड कर सकते हो? मतलब प्राइम कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, ठीक है? तो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम इसमें कितना होगा ये भी हम लोग को सीख लेना है इसके साथ साथ। मतलब प्राइम कॉस्ट के साथ साथ रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में भी जान लेना है। क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट करके दिखाएं? कैरेज इनवर्ड हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के समय जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल परचेज, जिसको हम लोग कैरेज इनवर्ड। अभी आप फिलहाल में जो जो हम सम्स यहाँ करवा रहे हैं आपको क्लास में, ये सब आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन के हिसाब से नहीं, सिर्फ आपको समझने के हिसाब से बता रहे हैं। जब पूरा कॉस्ट शीट बनाएंगे तब रूलिंग के साथ बनाएंगे, ओके? तो अभी आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लेना है सबसे पहले, फिर उसमें ऐड क्या करना है, परचेज, फिर उसमें लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या करना है, रिटर्न, ठीक है? ये जो ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक, इन चारों को एडलेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब प्राइम कॉस्ट निकालते वक्त आप रॉ मटेरियल कंज्यूम इस तरह से निकालिएगा, हम दिखा देते हैं आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1 लाख। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 5 लाख। टोटल हो गया 6 लाख। लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, रिटर्न 40,000। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 50,000। ये दोनों माइनस हो जाएगा, 5,10,000 जो आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया। कभी कभी आपको एग्जाम में रॉ मटेरियल कंज्यूम भी पूछेगा तो आप निकाल सकते। और इसी रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप ऐड कर दीजिए कैरेज इनवर्ड, कितना था, 10,000। डायरेक्ट वेजेस 1 लाख एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 50। टोटल कितना हो गया, 6 लाख। 60 की 70, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो आपका पहला स्टेप कॉस्ट शीट का प्राइम कॉस्ट है और उस प्राइम कॉस्ट का पूरा फॉर्मेट को आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक? सबका हो गया? मत करना।
सबने नोट कर लिया? ओके। सम नंबर 2, अगर आपको हम ये इंफॉर्मेशन दें रॉ मटेरियल कंज्यूम 4 लाख, डायरेक्ट वेजेस 60% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आप बता सकते हो प्राइम कॉस्ट कितना होगा? अगर हम आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दें और डायरेक्ट वेजेस बोला गया है 60% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, क्या आप फाइंड कर सकते हो? बना के दिखाइए। बहुत जल्दी बना दिए। तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा? दैट इज 60% ऑफ 4 लाख। ये तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। और रॉ मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस को क्या करते हैं? ऐड, तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगा 6 लाख। सही है? सबको बात नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ये बहुत पहला चैप्टर है, स्टार्टिंग में है, नया सब्जेक्ट है, पर दिमाग आपका वही है, तो इसलिए उस पर आप भरोसा रख सकते अपने दिमाग पर, समझ में आ रहा है। ओके, थर्ड नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम 8 लाख, डायरेक्ट वेजेस 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, फाइंड प्राइम कॉस्ट। बनाइए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ओके राकेश, बोलिए और किसके आंसर आया? 10 लाख। अगर प्राइम कॉस्ट आपका 10 लाख है तो फिर प्राइम कॉस्ट पूछा है ना आपसे, प्राइम कॉस्ट 10 लाख है। अगर 10 लाख प्राइम कॉस्ट है तो डायरेक्ट वेजेस कितना होगा? 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, दैट इज 10 लाख का 60% 6 लाख। सही है? जबकि आप बोलते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस प्लस कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा ना। तो अभी आपके पास 8 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम है, 6 लाख आपका डायरेक्ट वेजेस है, तो प्राइम कॉस्ट कहां टैली हुआ? दो लाख। क्या चीज 2 लाख? ये डायरेक्ट वेजेस।
अगर ये 2 लाख आया है तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 12 लाख, 20 लाख प्राइम कॉस्ट। अगर ये 20 लाख है प्राइम कॉस्ट, तो 20 लाख का 60% कितना हो गया? 12 लाख, और 8 लाख जोड़ देंगे 12 लाख में तो 20 लाख हो जाएगा। सही है। बट ये 12 लाख आया कैसे, ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में होगा। तो पहले जिसने बताया वो एक्सप्लेन करे कि 12 लाख आया कैसे। हाँ बताएं। रॉ मटेरियल मेरा 40% होगा। किसका 40% होगा? प्राइम कॉस्ट का। गुड, वेरी गुड, सही है, सही। चलिए अब आपको हम बताते हैं कैसे इसने बताया, क्या एक्सप्लेन किया। गुड। देखिए ये है थोड़ा सा ट्रिकी और कुछ नहीं। कई बार एग्जाम में बड़ा समझ देगा, सब कुछ ठीक है, पर ये छोटा छोटा सा ट्रिक्स दे देगा बीच में, उसके बारे में पहले से हम आपको बताएं। आपको मालूम है रॉ मटेरियल कंज्यूम में प्लस करते हैं डायरेक्ट वेजेस तो बनता है प्राइम कॉस्ट, ये तो सबको मालूम है बात। और आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम वैल्यू में दिया हुआ है कितना, और डायरेक्ट वेजेस बोला है 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, जबकि प्राइम कॉस्ट ये है। अगर ये 100% प्राइम कॉस्ट है तो फिर डायरेक्ट मटेरियल कितना परसेंट बोला है? 60। और तो फिर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना परसेंट हो जाएगा? 40% हो जाएगा ना, कि 40 + 60 = 100। तो जब ये 40% रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा और 8 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, तो 8 लाख को डिवाइड कर दो 40% से, तो 20 लाख आ जाएगा। वो 20 लाख प्राइम कॉस्ट होगा। ठीक है। और प्राइम कॉस्ट 20 लाख हो गया है तो उसका 60% निकाल लीजिए प्राइम कॉस्ट का, तो 12 लाख आ जाएगा। फिर इस तरह से कैलकुलेशन कर। तो थोड़ा सा आपको सिंपली ये नहीं देगा कि खाली ऐड करना है, लेस करना है, याद कर लिए तो टोटल कर दिया। आपको इस तरह से ट्रिकी सम्स भी मिल सकता है। सबने नोट कर लिया? अब आपको वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बताएं। क्या आप जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? नाम में रखा हुआ देखिएगा, वर्क काम इन चल रहा है, काम चल रहा है, मतलब शुरुआत हो गया है, एंड नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। अब जैसे आप लोग अभी कुछ आप लोग का कोर्सेज प्रमोटेड हो गया, प्रमोटेड मतलब आपने एक कोर्स कंप्लीट किया है, अब दूसरे कोर्स में आ गए। मान लो कोई अगर पहला वाले कोर्स में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सक्सेस नहीं हुआ या हुई, दोनों में से हुई, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे? प्रीवियस कोर्स का वो जो सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ कोई भी बंदा या बंदी, वो वर्क इन प्रोग्रेस इन द सेकेंड कोर्स, क्योंकि उसका फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। दैट इज कॉल्ड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों ओपनिंग बोला गया? क्योंकि पिछले कोर्स में उसने उसको कंप्लीट नहीं किया, और जो अभी आप कोर्स कर रहे हो वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, वो तो अभी स्टार्ट हुआ है और ये कई महीनों तक चलेगा। और ये कोर्सेज जो है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन अगर एंड ऑफ द एग्जाम या बिफोर माने एग्जामिनेशन डेट के पहले तक में आपने इस कोर्स में से 90% कोर्स खत्म कर दिया,
बट 10% कोर्स खत्म, तो वो मेरा बन जाएगा इस सेमेस्टर के लिए एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे आप बोलोगे कि यहाँ एग्जाम देने के पहले कोर्स खत्म नहीं हुआ, तो वैसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि पिछले कोर्स में भी अगर जो कोर्स खत्म नहीं हुआ है और वो इस बार कंप्लीट करना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और जो इस कोर्स के एंड में जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग वर्क इन। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो काम कंप्लीट फिनिश्ड नहीं हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और ये हर लेवल में होता है, वर्क इन प्रोग्रेस एवरी लेवल में होता है। एवरी लेवल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अभी हम लोग कौन सा कॉस्ट सीख रहे हैं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मतलब पिछले प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट में जो प्रोडक्ट फिनिश्ड नहीं हुआ था प्राइम कॉस्ट, वो इस प्रोडक्शन में क्या माना जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और इस प्रोडक्शन का प्राइम कॉस्ट में जो प्रोडक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको क्या मानेंगे, तो देखेंगे आपके फॉर्मेट में हमने यहां पर दिया है प्राइम कॉस्ट के बाद देखिए फिर से लिखा गया है प्राइम कॉस्ट। यहां भी प्राइम कॉस्ट है और यहां भी प्राइम कॉस्ट है, बट इन प्राइम कॉस्ट के बीच में क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इसमें क्या हो जाता है, प्राइम कॉस्ट में ऐड, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, लेस, तो बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो ये आपको स्पेसिफिकली सम्स में देगा कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट का ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है। बट जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको ये वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा, तो जरूरी थोड़ी है। इतने जन में बहुत जन का सिलेबस तो कंप्लीट हुआ होगा ना, तो उसका तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वर्क इन प्रोग्रेस होगा। अगर रहेगा तो आप प्राइम कॉस्ट में ही ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग कीजिएगा, तो एक नया प्राइम कॉस्ट जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट आफ्टर वर्क इन प्रोग्रेस। और इस प्राइम कॉस्ट को क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट बिफोर वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप बोलोगे एग्जाम में कैसे समझेंगे, बनाना है कि नहीं, अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो बनाना है, नहीं इंफॉर्मेशन दिया है तो यही जो प्राइम कॉस्ट आएगा वही मेरा बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मेट याद रहेगा प्राइम कॉस्ट का, क्या फॉर्मेट रहेगा प्राइम कॉस्ट का, स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखना है, ओपनिंग वर्क रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे रिटर्न ऑफ मटेरियल, लेस करेंगे एब्नॉर्मल लॉस, ठीक है, ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये हम लोगों का कॉस्ट शीट का फर्स्ट डेस्टिनेशन खत्म होता है। ओके, अब आइए सेकंड, ये प्राइम कॉस्ट खत्म नहीं हुआ, इस प्राइम कॉस्ट में और कुछ एडिशन करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब बात आ गया यहां पर ओवरहेड। तो ओवरहेड में आपको हम पहले बता देते हैं, तीन तरह का ओवरहेड आपको यहां लेना है। फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड ऑफिस, एंड थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह का ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आप बोलोगे ये तीन तरह का ओवरहेड का मतलब क्या हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड मींस एनी टाइप्स ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। जहां पर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा, कौन सा खर्चा, जो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, उसके अलावा इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, या फिर एनी टाइप्स ऑफ अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस।
जो फैक्ट्री से रिलेटेड। अब आप ये सोचो, एक फैक्ट्री के अंदर में क्या क्या ओवरहेड खर्चा हो सकता है, जस्ट कुछ बता सकते हो, आइडिया रहेगा कुछ? फैक्ट्री गेट पर दरवान होता है, उस दरवान को, जो फैक्ट्री का दरवान है, उसको तो हर महीने सैलरी या वेजेस मिलता होगा ना। ये दरवान फैक्ट्री का रखवाली करता है कि ऑफिस का रखवाली करता है? फैक्ट्री का। तो इस दरवान को जो सैलरी मिलेगा वो कौन सा ओवरहेड होगा? जी नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट कैसे हुआ? उसको प्रोडक्शन से तो मतलब नहीं है ना भाई, मशीन चल रहा है कि नहीं, वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं, उसके पास उससे कोई मतलब नहीं है। उसके पास तो रजिस्टर है, फैक्ट्री के अंदर कौन इन कर रहा है, कौन आउट कर रहा है, उसको इसके लिए ध्यान है। तो उस फैक्ट्री दरवान का जो सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में मशीन है, क्या काम करता है मशीन? प्रोडक्शन करता है। मशीन को हम यूज करेंगे, मशीन बहुत ज्यादा वैल्यू का होता है, और हमारे अकाउंट्स में बोला गया है कि फिक्स एसेट्स पर हम लोग क्या चार्ज करते हैं? तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये भी एक फैक्ट्रीज में रिलेटेड हुआ। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड लिख लीजिए। एक एक तो एग्जांपल के साथ हम बताते जाएंगे, आप नोट करते जाइए कि फैक्ट्री ओवरहेड में आता क्या क्या है। उसमें है, ठीक है, दिमाग में भी रख लीजिए। सैलरी ऑफ गेटकीपर, depreciation on machine, manager, commission and salary। फैक्ट्री में मैनेजर भी होता है, फैक्ट्री मैनेजर पूरे फैक्ट्री का देखभाल करता हो, कहाँ क्या काम चल रहा है, कहाँ नहीं, उसको पावर दिया जाता है, उसको हर महीने सैलरी मिलेगा। और कई बार तो बहुत सारे मैनेजर को हम कमीशन बेस्ड भी रखते हैं, माल बेचो, हमारे प्रोडक्ट बेचोगे, उस पर कमीशन मिलेगा। तो जो फैक्ट्री में मैनेजर है, फैक्ट्री में उसको जो सैलरी मिले, कमीशन मिले, वो भी हमारा क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। और क्या हो सकता है? रेंट, भाई जो फैक्ट्री है आपका खुद का नहीं है, भाड़े पर है, तो फैक्ट्री का रेंट देते हो, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में इंश्योरेंस करवा रखे हो, मशीन का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, फैक्ट्री ओवरहेड। दैट मींस एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री इज अ फैक्ट्री। अगर स्पेसिफाइड किया है फैक्ट्री, तो समझ लीजिएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड। और ये सभी एक्सपेंसेस को हम लोग किसमें ऐड कर देंगे? क्या सीखे हो अभी? प्राइम कॉस्ट। अगर इस प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें तो बन जाता है मेरा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट दैट मींस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट। मतलब आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो वर्क कॉस्ट निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, प्राइम कॉस्ट आपको मालूम है, सिर्फ आपको क्या ऐड करना है उसके अंदर में? ऑल टाइप्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो बन जाएगा वर्क कॉस्ट। क्लियर? क्वेश्चन दे दें इसमें, अगर हम बोले प्राइम कॉस्ट 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 20,000, तो बता सकते हो वर्क कॉस्ट कितना होगा? 1,20,000। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। और अगर हम ये बोलें सिंपल देख के बहुत खुश हो जाते हो ना,
थोड़ा सा वेरी सिंपल देते हैं। ये तो आसान था, सबको समझ में आया ना ये। अगर हम यहाँ पर बोले रॉ मटेरियल कंज्यूम, 1,00,000, डायरेक्ट वेजेस 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड 20% of wages, find the work cost. Complicated बनाना हो तो कैसे भी बना दी। मतलब हम जितना सिखाएंगे ये नहीं बोलेंगे कि वो लिमिट मैक्सिमम। पेपर बनाने वाला सम्स को कैसे भी टर्निंग कर सकता है, कंसेप्ट होना चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, आपसे पूछा है वर्क कॉस्ट निकालना, फाइंड इट। आ गया कितना? 2,80,000 वर्क कॉस्ट। ओके 280, आपने 280 निकाला। और बोलिए अगर मेजोरिटी ने राइट आंसर निकाला तो मतलब समझ में आ रहा है। 2,80,000, चलिए एक और आया 280, ऊपर का भाव लगाओ। 280 में ही अटके हो, 3 लाख 4 लाख 5 लाख का भाव लगा राकेश, 40 लाख। हाँ नीलामी नहीं हो रहा है, इतना ऊपर भाव लगा हुआ है। तो 80, हाँ सब लोग 280 बता रहा है भैया, इसने तो बहुत जल्दी बता दिया। क्या बात है, बादाम खा रही है क्या? दिमाग तेज चल रहा है। सीधा कैलकुलेटर कराओ हैं? और कोई उधर 280, चलिए कंफर्म करते हैं, देखें। रॉ मटेरियल कंज्यूम 1 लाख दिया, उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट अगर हम नहीं मालूम है तो ये बन गया हमारा 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 1 लाख डिवाइड बाय 40% कितना हो जाएगा? 250, और उसका 40% हो गया यहाँ पर 60%, 60% ऑफ 250, 150। मैंने ये बात आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ जाएगा वर्क कॉस्ट। कितना परसेंट बोला है फैक्ट्री ओवरहेड? 20%। किसका? तो
डायरेक्ट वेजेस 1,50,000 है, दैट इज 20% ऑफ 1,50,000. 2 लाख. गुड, वेरी गुड. ये बात आप लोगों को यहाँ क्लियर हो. तो अभी आपने नेक्स्ट क्या सीख लिया बनाने के लिए? वर्क कॉस्ट. अब इस वर्क कॉस्ट में फिर आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस. वही ऐड करना है क्या? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस क्या करना है? लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज ये होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग प्राइम कॉस्ट में कर रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड में कर रहे हैं? क्या एग्जाम में स्पेसिफाइड करेगा कि वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड? अगर स्पेसिफाइड करेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, और अगर स्पेसिफाइड नहीं करेगा तो ऑलवेज आप लोग वर्क कॉस्ट में लीजिएगा. प्राइम वर्क इन प्रोग्रेस वर्क कॉस्ट में. प्राइम कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस तभी लीजिएगा जब आपको स्पेसिफाइड किया जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट. नहीं तो हमेशा हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस को कहां पर ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब वर्क कॉस्ट. दिखा देते हैं. ये देखिए, हमने यहाँ पर ऐड किया है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तब जाके आया वर्क कॉस्ट. दैट मींस वर्क कॉस्ट पहले भी आएगा. अगर जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है तो इनके बिना ही मेरा क्या बन जाएगा? वर्क कॉस्ट. और अगर दिया है तो इनको ऐड लेस करने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क कॉस्ट. और वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट. याद रखिएगा, वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, तो हम लोग का फॉर्मेट क्या रहा स्टार्टिंग से? रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड चार्जेस ऑन रॉ मटेरियल परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस रिटर्न, लेस एबनॉर्मल, एड डायरेक्ट वेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो आ गया प्राइम कॉस्ट. उसमें ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, लेस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग. तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. उस प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड. तो हम लोग का बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट. ओके, अगर वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया है तो ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग लेस करेंगे, तो बन जाएगा हम लोग का वर्क कॉस्ट या. यहां तक क्लियर? तीसरा स्टेप है ऑफिस ओवरहेड. अरे भाई, हम तो दो ही तक बनाए थे, वो आगे कहां आ गया? कोई भी आजकल कंट्रोल में नहीं रहता है, मर्जी से चलता है. अब हम लोग उसी वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस. कौन सा ऑफिस एक्सपेंसेस? जो हमारे फैक्ट्री के अंदर नहीं, फैक्ट्री के बाहर जो ऑफिस होगा. कई सारे फैक्ट्री के अंदर भी होते हैं और बाहर के, ज्यादातर बाहर में ऑफिस होता है. दैट मींस वो ऑफिस एक्सपेंसेस जहां पर स्टाफ लोग काम करते हैं, जिनको फैक्ट्री से रिलेटेड कोई मतलब नहीं कि प्रोडक्शन हुआ कि नहीं. जैसे आप हेड ऑफिस एक वर्ड बोलते हैं ना, हेड ऑफिस मतलब हर कंपनी का एक मेन ऑफिस होता है. उस ऑफिस में जो भी खर्चा लगेगा वो भी खर्चा भी आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस. जैसे मैनेजर फैक्ट्री में भी होता है, मैनेजर ऑफिस में भी होता है. फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री का देखभाल करता है, ऑफिस का मैनेजर फैक्ट्री के साथ साथ ऑफिस का भी सब ध्यान रखता है. तो यहाँ पर मैनेजर सैलरी अगर दिया रहेगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि भाई ये मैनेजर कौन सा है, फैक्ट्री का है या ऑफिस का. हो सकता है आपको लिख दिया जाए मैनेजर सैलरी 1 लाख रुपया दे रहा है मैनेजर को, और उसमें लिख दिया 60% मैनेजर सैलरी रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड 40% रिलेटेड टू ऑफिस. तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 60% मैनेजर का सैलरी हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में देंगे और 40% मैनेजर का सैलरी हम लोग ऑफिस ओवरहेड में देंगे. तो कई बार आपको कुछ एक्सपेंसेस को फैक्ट्री और ऑफिस में सेग्रीगेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. वो इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा.
और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन के अनुसार आप ऑफिस का खर्चा ऑफिस में दीजिएगा और फैक्ट्री का खर्चा क्या। तो यहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस कौन कौन सा हुआ? ऑफिस का मैनेजर, ऑफिस में भी तो दरबान होता होगा, गेट कीपर होता है, उसका सैलरी। ऑफिस में जितने फर्नीचर है उनका डेप्रिसिएशन। ऑफिस में लाइटिंग खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ऑफिस अगर भाड़े पर है तो उसका रेंट। ऑफिस में फर्नीचर का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। दैट मीन्स एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस इज द ऑफिस एक्सपेंसेस। और वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज द मेजर पार्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट का बनाने का कॉस्ट यहां तक आता है। दिस इज द कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन। तो आपको करना क्या है? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करना है? ऑफिस ओवरहेड। तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सब ऐड करना है। सिर्फ आपको प्राइम कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना था, रिटर्न ऑफ मटेरियल माइनस करना था, या वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है तो माइनस करना है। बाकी सब के सब क्या करने हैं? तो हम लोग का बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहां तक सबको समझ में आ गया? याद हो रहा है फॉर्मेट धीरे धीरे? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद देखिए वहां लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? मतलब जो गुड्स हम बेचने जा रहे हैं उसका कॉस्ट। तो फिर आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब भी तो वही हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट, और जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं उसका कॉस्ट। फर्क होता है, फर्क होता है। आप घर में बोल के निकले कि हम जा रहे हैं, आप तो घर से बाहर जा रहे हो, ये ओके है, डन है। कहां जा रहे हो? ये तो ओके डन नहीं हुआ ना। तो ये फर्क है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब वो गुड्स जो हम बेचने के लिए रेडी कर दिए हैं उसका कॉस्ट। उनमें अंतर क्या है? उनमें अंतर है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स किसको बोलते हैं? जो गुड्स बन के रेडी हो गया फॉर सेल, बेचने के लिए रेडी हो गया। तो मेरा पिछले प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया था बट बिका नहीं था, वो मेरा क्या हो गया? ओपनिंग फिनिश गुड्स। और इस बार हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना गुड्स बना के रेडी कर लिया, उसमें पिछले वाला गुड्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और इस बार मेरा जो प्रोडक्ट नहीं बेचे हैं, मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है अनसोल्ड, उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो पहले आप ये समझे फिनिश गुड्स का मतलब क्या है। फिनिश गुड्स का मतलब वो गुड्स जो रेडी फॉर सेल। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब भी हमने क्या बताया था? वो गुड्स जो रेडी फॉर सेल या प्रोडक्शन बन के रेडी हो गए। तो उसमें हम पिछला प्रोडक्शन को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे कि भाई जो सेल नहीं हुआ उसको इस बार हम क्या करेंगे? बेच देंगे। और इस बार जो नहीं बिकेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। इसका मतलब आपको यहाँ पर फिनिश गुड्स में ऐड करना है ओपनिंग और लेस करना है क्लोजिंग। तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो हम ये बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। और ओपनिंग हमेशा क्या करते हैं हम लोग? ऐड, और क्लोजिंग क्या करते हैं? बट यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस का बात नहीं है, यहाँ कौन क्या बात है? फिनिश गुड्स। ओके, इसको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? जो प्रोडक्ट हम रेडी कर लिए हैं बेचने के लिए, उसको जब हम बेचने जाएंगे तो मेरा जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा, जैसे एजेंट का सेलिंग कमीशन, हम एजेंट के द्वारा प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसको कमीशन देना पड़ेगा। जब हम किसी कस्टमर को गुड्स बेचेंगे तो ट्रांसपोर्ट से उसको गुड्स भेजेंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, कैरीज आउट वर्क। मतलब गुड्स को बेचने के समय जो जो खर्चा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट,
हम एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। अगर हम एजेंट रखे हैं और उसको बोले भाई तुम सैलरी बेस पर तुम एजेंट हो, तुमको हर महीने सैलरी मिलेगा, मेरा प्रोडक्ट बेचो, तो उस एजेंट को जो सैलरी दे रहे हैं वो भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम गोडाउन लिए हैं मटेरियल को रखने के लिए, तो उस गोडाउन का जो रेंट लगेगा दैट इज वेयर हाउस रेंट, उस वेयर हाउस रेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोडक्ट को बेचने के समय जो खर्चा लग रहा है उनको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब रेडी फॉर सेल, वो प्रोडक्ट जो जितने वैल्यू का है वो रेडी फॉर सेल है, और उसमें हम अपना क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, दैट मीन्स एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्राइस फाइंड करना हो तो उसको बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट, और उस कॉस्ट शीट से वो ये जान सकता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिकेगा। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है कॉस्ट शीट। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, सब याद करने के लिए। आप ऐसे याद करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, बट आपको ऐसे थोड़ा सा बताते रहेंगे तो फिर रिवाइज होता रहेगा। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ध्यान रखें। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड expenses on purchase of raw material, less closing stock of raw material, less return of raw material, less abnormal loss of raw material, add direct wages, direct expenses। वर्क इन प्रोग्रेस को हमने साइड कर दिया, बाद में आएगा तो ठीक है, नहीं तो बता। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड, तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। और उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो बन जाएगा। समझ में आ रहा चीज पॉइंट। इस तरह से आप अगर फॉर्मेट याद रखोगे तो कॉस्ट शीट बनाने आसान है। तो चलिए एक सिंपल सा सम हम लोग करते हैं, एकदम सिंपल, नो ट्रिक नो टेक्निक। सम नंबर 1, और इसको हम लोग कंप्लीट फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे, मतलब कॉलम वाइज बना के, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे, पहले आप सम्स को समझ लें। सम्स में दिया है, मैनेजर ऑफ राहुल इंजीनियरिंग कंपनी वांटेड टू ड्रॉ अ बजट फॉर द कॉस्ट एंड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द ईयर 95-96। एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसका सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, मतलब बताना है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। For this purpose, he collect the following data. पहला, रॉ मटेरियल कॉस्ट 25 रुपया पर यूनिट, 25 रुपीज पर यूनिट। वेजेस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10% of product cost of production, profit 20% of total cost, and production and sale unit 2000। मतलब ये पूरा कॉस्ट शीट आप कितने यूनिट का बना रहे हो, 2000 यूनिट। आपको 2000 यूनिट्स का पूरा सेल प्राइस निकाल के बताना है कि इसका टोटल सेल प्राइस कितना है। समझ आ रहा है क्वेश्चन, सब पढ़ा हुआ दिख रहा है। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कॉस्ट शीट। पहली बार फॉर्मेट बता देते हैं।
हेलो। हाँ 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 हाँ। अपनी, हाँ हाँ ঠিক আছে, বুঝলাম বুঝলাম। আপনি কি আসবেন? আচ্ছা, আপনি আসতে পারেন যে কোনো দিন, যেদিন ফ্রি হবেন সেদিন আসতে পারেন। ওটা এসে কথা বললে ভালো হবে। আমি তো এখন ক্লাসে আছি, আমাদের ক্লাস কোচিং সেন্টার আছে। হ্যাঁ, আমি আপনাকে ফোন করে নেবো তাহলে। একটু ফ্রি হলে আমি আপনাকে ফোন করছি। আমি 8 ঘন্টা পরে ফোन করছি। हाँ, देखिए हमने सबसे पहले लिखा कॉसिट और उसके बगल में एक यूनिट लिखा है। कितने यूनिट का कॉसिट बना रहे हैं ये इंफॉर्मेशन जरूर लिखिए। तो यूनिट कितना है हमारे पास? 2000। एक बनाइएगा पर्टिकुलर्स कॉलम, डिटेल्स, अमाउंट। डिटेल्स मतलब 2 कॉलम होगा, एक इनर और एक आउटर कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल। कितना रुपया पर यूनिट था रॉ मटेरियल? 25 रुपये। तो 25 इंटू 2000 कितना आएगा? 50,000। बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलুন। আমার নাম্বার, এই নাম্বারটা আছে আমার কাছে। আমাকে 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 একটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে নম্বরটা। হ্যাঁ, যেটা আপনি দিয়েছেন। আচ্ছা, অন্য নাম্বারটা আছে যে আমি একটু পরে নেব। শুনুন না, আমি একটু পরে করবো, কেন আমি ক্লাস করছি তো সেই জন্য আমি, হ্যাঁ আমি একটু পরে করবো। हाँ, वेजेस कॉस्ट कितना है हम लोग के पास? बोलिए। पर यूनिट कितना है? 20 रुपया। बुक है आप लोग के पास? नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है, कितना रुपये लिखा है वेजेस कॉस्ट? 20 रुपये। तो 2000 यूनिट्स का 20 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 40,000। एक डायरेक्ट वेजेस और मटेरियल को जोड़ने से क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। ऐसे प्रेजेंट कर लीजिए। इस प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का 25%, मतलब डायरेक्ट लेबर है कितना? 40,000, तो उसका 25%। 25% ना, तो 40,000 का 25%, 10,000। इसको ऐड करने के बाद आएगा वर्क कॉस्ट, 1 लाख। वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। कितना दिया है ऑफिस ओवरहेड? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट अभी अभी हम लोग का आया था 1 लाख, तो 20% ऑफ 1 लाख, 20,000। 1,20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दैट इज सेलिंग ओवरहेड। कितना बोला है सेलिंग ओवरहेड?
10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 15% 18,000 डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10% of cost of production 12,000 1,50,000 टोटल कॉस्ट या इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। कितना परसेंट बोला है प्रॉफिट? टोटल कॉस्ट है 1,50,000 उसका 20% 30,000 तो 1,80,000 जो होगा उसको बोलेंगे सेल प्राइस। इस तरह से हम लोग एक सिंपल सा कॉस्ट शीट बना सकते हैं। इसमें लेकिन आपके पास परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज किस पर दिया है ये आपको बता दें। आगे चल के जब आप सम सीखोगे वहां पर परसेंटेज तो देगा बट ये बोलेगा नहीं किस पर निकालना, या परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा अपने आप, ये भी सीखोगे। दैट मींस वैसा भी सम्स आपको मिलेगा, बट दिस इज द फर्स्ट सम्स। और पहला सवाल हमेशा इजी होता है। हाँ, अब ये बताइए कि आप कितना यूनिट्स बना रहे हो इस प्रोडक्शन में? 2000। और आपका टोटल कॉस्ट कितना आया? बोलिए। टोटल कॉस्ट 1,50,000। तो एक यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना होगा? डिवाइड कीजिए 1,50,000 डिवाइडेड बाय 22,000, 75 रुपीज। दैट मीन्स एक यूनिट का टोटल कॉस्ट है 75। सेल प्राइस कितना है? 180। डिवाइड कीजिए तो 2000 यूनिट से 90। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 90 रुपए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट। तो आप नीचे लिख सकते हो, लिख लीजिए। कॉस्ट पर यूनिट 1,50,000 divided by 2,000, 75 rupees. Sale price per unit 180 divided by 2,000, 90 rupees. तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा पर यूनिट तो निकालिएगा, नहीं तो कुछ और। ठीक है, तो आज आप लोगों को हमने एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया, इसका मीनिंग बताया और एक सम्स भी बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का सम्स देखेंगे।